अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूँ सुकलैन चिमल और आज हम बात करेंगे एफआईए एक्ट के बारे में। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे जी कि एफआईए के एग्ज़ाम्स कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं, तो एक अपडेट मैं ये देता चलूँ कि मेरी इत्तलात के मुताबिक एग्ज़ाम जो है वो ईद के बाद ही होगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना है। सो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम। उसके अलावा काफ़ी लोग कहते थे जी कि एफआईए एक्ट हमारे पास पीडीएफ में भी है, वर्ड में भी है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, कुछ उसको पढ़ने में मसला आता है, तो एक दफ़ा आप एक्ट करवा दें। तो आई थॉट के वाई नॉट। एंड ये ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि एडीएफआईए का जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट कोई 25-30 हज़ार तो लोग देंगे ही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज दैट इन सीएसएस। और 82 83 या 84 मार्क्स आप लेंगे तभी आप इसमें क्वालिफाई कर सकेंगे। सो एफआईए एक्ट में आपने कोई एक भी नंबर नहीं ज़ाया होने देना। ठीक है जी, ये पेट नंबर है ये। अगर आप इसमें मार्क आ जाते हैं तो दूसरे लोग वहाँ से ले जाएंगे एंड देन यू विल बी लेफ्ट आउट ऑफ द रेस। सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर देम वेल। आज की वीडियो में हम एफआईए एक्ट को देखेंगे, उसमें कौन कौन से सेक्शन हैं, क्या क्या बातें हैं, उसका सारा कुछ हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसके अलावा अगली दो वीडियोस में हम जो है एफआईए एक्ट के हवाले से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपने अगर पिछला भी एफआईए का पेपर देखा है जो कि मैंने दिया था, तो उसमें नोट किया होगा आपने कि करंट अफेयर्स के भी कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ इंटरप्रिटेशन के भी थे। लाइक दे वर नॉट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द एफआई एक्ट, बट रादर दे वर मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज वर्ड्स के आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी है कि नहीं। सो ऑलमोस्ट 60 के अराउंड एमसीक्यूज जो है वो कंपाइल किए मैंने एक ऑनलाइन सोर्स से, तो उनको भी हम नेक्स्ट दो वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि ये आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मजीद आप ऑफ कोर्स जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बट ये एटलीस्ट है, ये तीन वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपने एडीएफआईए का एग्ज़ाम देना है। और अगर नहीं भी देना फिर भी देख लें, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको पता चल जाएगा कि एडीएफआईए कितनी पावरफुल सीट है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो दैट बीइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वी हैव एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ है जी कि ये एक्ट 1974 का है। ठीक है, जो ऑफिशियल है, लेकिन इस आगे अगर आप ब्रैकेट में देखते हैं तो 8 ऑफ 1975 लिखा हुआ है। उसकी रीज़न आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी, ये एक्ट किस लिए पास किया गया, ताकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बनाई जा सके। गज़ेट ऑफ पाकिस्तान एक्स्ट्रॉर्डनरी पार्ट 1, 17 जनवरी 1975। तो इस वजह से जनाब ये यहाँ पे 75 का एक्ट नंबर 8 ऑफ 75 लिखा हुआ है। उसकी रीज़न सिंपली ये है कि भाई ऑल्दो एक्ट 1974 में ड्राफ्ट हो चुका था। अब ड्राफ्टिंग एक अलहदा चीज़ है, या फिर उसकी निगोसिएशन वगैरह या फिर उसकी वर्डिंग एक अलहदा चीज़ है, लेकिन जब तक वो पार्लियामेंट से पास नहीं होता और फिर बाद में जाके प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं करता है, और जब वो साइन हो जाता है फिर उसको गज़ेट ऑफ पाकिस्तान में दर्ज किया जाता है कि ये एक ऑफिशियल लॉ है। तो जब वो लॉ बन गया है उसके बाद ही वो एनफोर्स हो सकेगा। ठीक है जी। सो ऑल्दो एफआईए एक्ट जो है वो 1974 का ही है, बट इट एनफोर्स्ड इन 1975, और ये गज़ेट ऑफ पाकिस्तान में भी 17 जनवरी 1975 को दर्ज किया गया। सो आपने इस चीज़ को ध्यान से जहन में रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। Whereas it is expedient to provide for the constitution of Federal Investigation Agency for the investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government and for matters connected therewith, it is hereby enacted as follows. तो फेडरल गवर्नमेंट के लिहाज से कुछ मैटर्स या कुछ जो ऑफेंसेस हैं जो कमिट करते हैं लोग, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। और इसके हवाले से ये एक्ट जो है ये इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। जो आपको बोल्ड लेटर्स में नज़र आ रहा होगा, ये फॉर एग्जांपल या फिर ये डेफिनेशंस, ये मेन सेक्शन कहलाता है जी। ठीक है जी, मेन सेक्शन ये कहलाता है, जो उसके अंदर आगे ये इंडेंट होके 1 2 3 लिखा हुआ है। इसी तरह ये नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखे हुए हैं, ये सब सेक्शंस कहलाते हैं। सो ये मेन सेक्शन या सेक्शन 1 है, इसका सब सेक्शन 3 जो है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ठीक है जी, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 क्या है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। और सिंपली अगर आपसे वो पूछे कि जी सेक्शन 1 किसके बारे में है, तो वो है जी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपने याद करनी है, पूरे का पूरा एक्ट आपने याद करना है। आपको बहुत बड़ी चीज़ लग रही होगी, लेकिन हकीकत में ये छोटी सी है, 2 पेजेस का हार्डली ये है। लेट मी चेक।
2.5 पेजेस का, ठीक है। मैंने वैसे पीडीएफ में पढ़ा था तो उस वक्त तो ये 2 पेजेस का था, इसमें मैंने शायद इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। पहले सेक्शन पे आते हैं जी। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974 एक्ट इन 1974, ठीक है जी। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्या है जी कि वो उसके नाम के बारे में, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आया हुआ है कि जी इसकी रेंज या इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, तो इट एक्सटेंड्स टू whole of Pakistan and also apply to all the citizens of Pakistan and public servants wherever they may be। तो पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं वो जहाँ भी हैं उनके ऊपर ये सब पे लागू होता है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर भी, और इसके अलावा पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स और सिटीजन्स सारे जो हैं, पब्लिक सर्वेंट्स या सिविल सर्वेंट्स और सिटीजन सारे जहाँ पे भी हैं, चाहे कोई अमेरिका में काम कर रहा है, कोई बरतानिया में बिजनेस कर रहा है, व्हाट्सएवर, वो जहाँ पे भी है, अगर उन्होंने कोई कमेंट फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से किया है या फिर हमें इंटरपोल कहती है जी कि ये बंदा जो है इसने कोई इस तरह की गलत हरकत की है, तो ये आपके पास आया हुआ है तो इसको ज़रा दबोच लें, तो वो फिर एफआईए का इख्तियार है कि हाँ जी ये हमारा सिटीजन है एंड वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद द इंटरपोल। फिलहाल हम अभी हम इसी पे रहते हैं। तो हाँ, मकसद क्या है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो अप्लाई टू ऑल द सिटीजन एंड पब्लिक सर्वेंट्स वेयर एवर दे मे बी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा एक्ट आपको वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। लाइक उसमें ये भी एमसीक्यू आ सकता है कौन से सिटीजन की बात हो रही है, जो सिर्फ पंजाब में रहते हैं, जो सिर्फ सिंध में रहते हैं, या सिर्फ एलीट क्लास के हैं, या सिर्फ मिडिल क्लास के हैं, नहीं, ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कहाँ कहाँ पे हैं जी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वेर एवर दे मे बी, या सिर्फ जो सहरा में रहते हैं, या सिर्फ पंजाब में रहते हैं, या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, नहीं, वेर एवर दे मे बी, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी है, सारे सिटीजन और पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर आपका एफआईए एक्ट लागू होता है, ठीक है जी। इतनी पावरफुल चीज़ है एफआईए। थर्ड पॉइंट वी हैव, इट शैल कम टू फोर्स एट वंस, के जैसे ही ये एक्ट अप्रूव हो जाएगा तो ये कम टू फोर्स आ जाएगा, इसके इख्तियारात, इसकी पावर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। थर्ड सेक्शन 2 पे आते हैं जी, डेफिनेशंस। इस सेक्शन में डेफिनेशंस होती हैं। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेस्ट, के अगर कोई इसके बरअक्स हमें कोई चीज़ मिलती है या फिर ये किसी और लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसको छोड़ के बाकी ये डेफिनेशंस हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, एजेंसी मीन्स फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, ठीक है जी। सेक्शन 3 के अंडर जो एजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसको हम सिंपली एजेंसी कहेंगे, पूरा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं कहेंगे। तो सेक्शन 3 क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी लिखा हुआ जी, ठीक है। तो इसके अंडर जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको हम इस एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एजेंसी कहेंगे। ये डेफिनेशन है। अच्छा, मैं अब सब सेक्शन वगैरह अलग से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो मे बी विल स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स, ताकि आप इजीली देख सकें। ये ना हो कि कोई 40 मिनट की वीडियो बन जाए और आप देख सकते 2 मिनट बाद थक जाए। सो आगे आते हैं जी, नंबर 2, कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898। सीपीसी जो है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल, सीआरपीसी सॉरी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का है, ब्रिटिश इरा का है ऑब्वियसली। एक्ट 5 ऑफ 1898, तो उस पूरे कोड ऑफ सीआरपीसी को हम यहाँ पे इस एक्ट में यूज़ करेंगे एज सिंपली कोड। सिमिलरली डायरेक्टर जनरल अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि डायरेक्टर जनरल है, तो उसका क्या मतलब है जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी। अगर कहीं पे प्रोविंशियल पुलिस लिखा हुआ है तो दैट मीन्स द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड by the provincial government under the Police Act of 1861 Act 5 of 1861। कहीं पे अगर प्रोविंशियल पुलिस आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नज़र आता है तो उसका मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो पुलिस बनाई हुई है वो होगी, और वो कौन से लॉ के अंडर उन्होंने बनाई थी, पुलिस एक्ट 1861। फिर आते हैं जी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन है, मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट XL 5 ऑफ 1860, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि पब्लिक सर्वेंट को की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे गिवन है, एज डिफाइंड इन द सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड PPC Act XL 5 of 1860 and includes any employer of any corporation or other body or organization set up, controlled or administered by or under the authority of
फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्पेशल पुलिस कहीं आपको लिखा हुआ नजर आ जाए इस एक्ट में तो वो क्या मतलब होगा जी? मीन्स द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 एक्ट 7 ऑफ 1948। तो 1948 में जब पाकिस्तान 47 में बना था तो 48 में ज़ाहिर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं था, और गवर्नर जनरल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये उस वक्त बनाई गई थी स्पेशल पुलिस। और उस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है जी? पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। इसी को बाद में जम कर दिया गया था एफआई के अंडर। आप देखेंगे बाद में, हम आगे जाके देखते हैं जब वो रिपील वगैरह का आता है। तो आगे चलते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन क्या मतलब है जी? मीन्स द पर्सन हु वर अपॉइंटेड टू पोस्ट और इन और अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस इन परस्यूएंस ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर 1962। ठीक है जी, अमलगमेशन ऑर्डर 1962 का था, उसके अंडर कुछ लोगों को आपने प्रोविंशियल पुलिस में अपॉइंट किया था, तो उनको स्पेसिफाइड पर्सन आप कहते हैं। फिर है जी, पीओ स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, आई थिंक नंबर 1 ऑफ 1962। अच्छा जी, रूल्स क्या है जी? रूल्स मीन्स द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इसमें कहीं भी आपको रूल्स का वर्ड नज़र आता है तो उसका मतलब यही है कि जो रूल इस एक्ट के अंडर बनाए गए हैं। जाहिर है रूल्स का मतलब ये नहीं है कि ट्रैफिक के रूल्स हैं, रूल्स का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड के कौन से रूल्स हैं वगैरह वगैरह। इसीलिए हम ये सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं या डिफाइन कर देते हैं चीज़ों को कि भाई हमें बहुत लंबी लंबी टर्म्स या बार बार क्वालिफाई ना करना पड़े उनको पूरे एक्ट में, और जहां भी हम यूज करें तो वो अंडरस्टूड है कि हमने उसको पहले डिफाइन कर दिया है। अगर हम डिफाइन नहीं करते तो इट कैन लिटरली मीन एनीथिंग, और फिर वो एक्ट ज़ाया हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। कोई स्पेसिफिक उसकी डेफिनेशन नहीं है। आप कौन से रूल्स को निकालेंगे, कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, सारा कुछ दरम बरहम हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। इस एजेंसी को बनाया कैसे जाएगा जी? नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स, द फेडरल गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट एन एजेंसी टू बी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो अगर इसके मुनाफी कोई और चीज़ या कोई और लॉ उस टाइम पे इन फोर्स नहीं है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना ले, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर इंक्वायरी इनटू, जो कि इंक्वायरी करे किसमें, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ, और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करे ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो कि इस एजेंसी इस एक्ट के शेड्यूल में ऑफेंसेस दिए गए हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली जो क्राइम्स हुए हैं या जो ऑफेंसेस हैं उनकी इंक्वायरी भी कर सकती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक है जी, इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट और कंस्पिरेसी टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफ एनी सच ऑफेंस। और ना सिर्फ ये है कि उनकी वो ऑफेंसेस जो हैं वो सिर्फ करने वाले के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बल्कि अटेम्प्ट या कि उसने कोशिश की हो कि जी मैं ये क्राइम कर लूँ, या फिर उसने किसी के साथ साजिश की हो कि हम ये काम करते हैं, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है। ठीक है, या फिर आपने किसी की मदद की है जो कि ऐसा क्राइम कर रहा है, तो उन सारों को ऐसी एजेंसी देख सकेगी। The agency shall consist of a director general to be appointed by the federal government। एजेंसी किस तरह की होगी जी? कि उसका एक डायरेक्टर जनरल होगा, और उसको कौन अपॉइंट करेगा? इट शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा गौरतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब फेडरल कैबिनेट नहीं है, फेडरल वजीर आजम नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपको फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ है वो पे आपने फेडरल गवर्नमेंट ही लगाना है। ठीक है, और वजीर आजम नहीं करना, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आप नहीं करेंगे, वो अलहदा से है कि ये FIA वैसे आती अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, लेकिन इसका जो DG है उसको अपॉइंट कौन करता है जी? फेडरल गवर्नमेंट करती है। And such number of members, other members at federal government may from time to time appoint to be the members of the agency। तो इस एजेंसी में कितने लोग होंगे जी? एक तो डायरेक्टर जनरल होगा जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और कुछ काफ़ी सारे दूसरे ऑफिसर्स होंगे या मेंबर्स होंगे जिनको फेडरल गवर्नमेंट वक्फे वक्फे से या वक्तन फवक्तन अपॉइंट करती रहेगी जितनी उसकी नीड होती है जी। ठीक है, तो ये लॉ इसको एम्पावर करता है जी कि हाँ जी
ये इस तरह की एजेंसी बनाई जा सकती है। ज़ाहिर है जब भी आप लॉ बनाते हैं तो उसके स्पेसिफिक्स आपने बताने होते हैं भाई कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, कौन अपॉइंट करेगा, कौन उसको उतारेगा, कौन किस कितनी पावर्स हैं या कितने मेंबर्स होंगे वगैरह वगैरह।